हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 17 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 13 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है। ये जो आदमी है इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इस स्पीड से 7.5 मिनट में पुल को पूरी तरह से पार कर लेता है। तो पुल की लंबाई क्या होगी? इस स्पीड से इतना समय में तय किया गया दूरी ही पुल की लंबाई होगी। तो आप इसकी लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर 4 गुना समय। ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। कहने का मतलब ये है कि एक घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। आप लिख सकते हैं इसको कि 60 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना है? 10 किलोमीटर, जिसको आप मीटर में लिखेंगे तो 10,000 मीटर होगा। ठीक है, आंसर मीटर में देना है इसलिए हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो 60 मिनट का इतना है तो हमें निकालना कितना का है? 7.5 मिनट का। 7.5 मिनट को आप बोल सकते हैं 15/2 मिनट। तो इतना का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 10,000 को 60 से डिवाइड करना होगा और 15/2 का निकालना तो उससे गुना करना होगा। 15 से इसको कटा देंगे 4 बार में, 4 दूना 8 हुआ, 8 से 1 कट जाएगा 1250 बार में। तो ये जो है 1250 मीटर, यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, उस ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और पाई का ये वैल्यू उपयोग करना है। इसमें 11 है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है और ये भी नहीं है। दो ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे पाई का 22/7। आर कितना है? देखिए आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसका आर कितना होगा? 7 का आधा, जिसको आप बोल सकते हैं 7/2। तो इसका स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार हम लोग लिखेंगे। उसके बाद एच ऊंचाई कितना है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर, तो 20 से गुना कर देंगे तो एक साथ कट जाएगा और 2 से इसको काट दीजिए आप 11 बार में, 2 से ये 10 बार में। तो 11 सतह 77 गुना 10, ये हो जाएगा कितना? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, इसका मान याद करना। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला पे है a+b+c का होल स्क्वायर, आप जानते ही होंगे। लिख देते हैं a+b+c का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला जो इसका तीनों टर्म है ये पॉजिटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव रहे और इसका स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे आपको नहीं देखना, देखना है किसको है? लास्ट वाला। लास्ट में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसको अगर उठा लें हम लोग तो ये पॉजिटिव से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर वाई वाला टर्म और जेड वाला टर्म ये दोनों क्या होना चाहिए? अगर वाई वाला माइनस होगा तो जेड भी माइनस होना चाहिए, जेड वाला, तब जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी तो दोनों यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ये दो कंडीशन यहाँ पर लगने वाला है। एक माइनस एक प्लस वाला यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस ही नहीं हो सकता आंसर। ये दूसरा दोनों जगह प्लस हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। अगर हम लोग प्लस वाला उठा लें तो अगर सब में प्लस है तो ये खोलने के बाद सारा जगह प्लस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस है। इसका मतलब ये भी आप छांट दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बचा, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% पर बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, तो देखिए ये जो सोफा है इसका मूल विक्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे। कितना मान लेंगे? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान लेंगे 100 यूनिट है। अब इसका कहना है कि हम इसके 60% वैल्यू पर ही बेच रहे हैं तो हमें 20% का नुकसान हो रहा है। अगर 100 का सामान आप 60% में बेच रहे हैं यानी 60 यूनिट में बेच रहे हैं तो आपको 20% का नुकसान हो रहा है। मतलब क्या? 80% वैल्यू मिल रहा है। तो 60 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा
80%। हमें निकालना क्या है, मूल्य विक्रय मूल्य यानी 100 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट का यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, 80% को ये 60 से डिवाइड करना होगा और 100 का निकालना तो 100 से गुना करना होगा। तो 20 से 3 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा। तो 80 गुना 5 ये हो जाएगा 400 और नीचे 3, इतना परसेंट इसको वैल्यू मिलेगा 100 यूनिट में बेचने पर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 से जाएगा 13, ठीक है, 3 तिया 9, 1/3, यानी 133 सही 1/3% का वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या, 100% इसका कॉस्ट प्राइस है, प्लस का 33 सही 1/3% क्या है, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो वैल्यू है यही इसका प्रॉफिट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे, निम्नलिखित बंटन में कुछ शहरों की माध्य साक्षरता दर को दर्शाया गया है, यहाँ पर है, और इसमें सवाल पूछना ये भूल गया। ठीक है, तो देखिए माध्य साक्षरता दर दिया है, तो इसका माध्य ये पूछ रहा है, आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल इसका है, इसका एवरेज लीजिए। 25 से 35 तक जो है लिटरेसी, उसमें कितने सिटी हैं, 6 सिटी हैं। तो इसका आप एवरेज ले लीजिए। तो 25 और 35 का एवरेज आ जाएगा कितना, 30। ठीक है, उसी तरह 35 और 45 का आ जाएगा 40, फिर इसका आ जाएगा कितना 50 और इसका आ जाएगा 60। अब इसका जब माध्य निकालना है तो गुना करना होगा। तो 30 गुना 6 कितना हो जाएगा 180, 40 गुना 5 कितना हो जाएगा 200, 50 गुना 4 200, इधर 60 गुना 1 60। सबको जोड़ दीजिए, 400 इधर हो गया, 500, 140, ये हो गया 640। अगर माध्य निकालना है तो ये टोटल को डिवाइड करना होता है किससे, ये जितने शहर हैं इसके योगफल से। तो 6 5 11 4 15 1 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा कितना 40। तो 40 ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर है। इसका मतलब क्या है कि ये हमसे माध्य पूछना चाह रहा है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, पहला 1 है, उसके बाद 1 - 2, उस पर पावर -1 है। तो एक में 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 हुआ, उस पर पावर माइनस है तो वो माइनस का 1 ही आएगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मान लीजिए x की पावर माइनस का m है, तो इसको आप क्या लिखते हैं 1/x की पावर m। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो उसको रेसिप्रोकल करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। उसके बाद +2, उसके बाद ये वैल्यू क्या है ये समझिए, 1 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आया, और इस पर पावर है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 पावर दे दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1 के नीचे आएगा, ये 1 के नीचे -1 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये जो माइनस का 1 है स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू प्लस में 1 हो गया। तो यहाँ माइनस आगे लगा है तो ये कुल मिला के माइनस का 1 हो जाएगा। और इसका होल पावर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1, ये तो कट जाएगा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, और ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी टोटल सरफेस एरिया वो है 42, तो इसको 42 के बराबर कर देंगे। कटाइए इसको, 2 से 11 बार में कटेगा और 2 से 21 बार में, और ये 3 से 7 बार में। अब नहीं कटने वाला है तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये 7 इधर से 7 जाएगा तो गुना होकर ये 49 बन जाएगा, और ये 11 नीचे। तो आर बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7, और 11 का वर्गमूल नहीं आएगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण ये के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac। लिख देते हैं यहाँ पर b² - 4ac। तो b है यहाँ पर देखिए x का गुणांक -16, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 256 आएगा, माइनस का 4ac, 4 इंटू ए कितना है x² का गुणांक 5, इंटू सी कितना है यहाँ पर 10, तो ये हो गया 200, 256 में 200 माइनस करेंगे तो 56 आएगा प्लस में। डी अगर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि इसके 2 भिन्न और वास्तविक मूल्य हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगर डी <0 रहता है तो क्या होता है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि इनके काल्पनिक मूल होते हैं। और डी अगर 0 के बराबर होता है तो इनके 2 वास्तविक और समान मूल होते हैं। ठीक है, याद रखिए। आगे,
इसका भिन्नात्मक रूप ज्ञात करना है। तो ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 8.46 पर बार। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट और बार को छोड़ के नंबर लिखना होगा। नंबर बनेगा 846। अब इसमें वो माइनस करना होगा जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ 8 है तो 8 माइनस कर दीजिए। और नीचे नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 अंक का रेकरिंग हो, 2 बार 9 पड़ेगा। तो 846 में 8 माइनस करेंगे तो 838 आएगा और नीचे 99। तो ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आगे, निम्नांकित चित्र में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो ए बी सी जो एंगल है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो पी क्यू है और आर एस ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और हमसे ए बी सी पूछा जा रहा है, यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा, देखिए ये कोण आपको पता है, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो इसका आंसर आप लगा देंगे। तो ये कितना होगा, देखिए ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए। आप जानते हैं ये लीनियर एंगल है, इनके योगफल कितना होंगे 180। अगर ये 120 है तो ये बाकी 60 बचा। अगर ये 60 है ये 50 है तो इसका जो होगा ए बी सी ये होगा 50 + 60, यानी इन दोनों का योगफल जिसको आप 110 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए x² + y² है, फ्री है, लिख लेते हैं इसको x² + y²। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो x - y का होल स्क्वायर और यहाँ पर है x + y का होल स्क्वायर। आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे, हम आपको कई बार पहले बता चुके हैं। लिख देते हैं यहाँ पर x - y का होल स्क्वायर प्लस x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 × x² + y²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो सीधा सीधा x और y है तो ये हो जाएगा वैल्यू प्लस में 2 × x² + y²। और लास्ट में क्या है -20। इसको सॉल्व करिए। 2x², x² यहाँ पर भी है तो जोड़ने के बाद ये 3x² आएगा, उसी तरह 3y² आएगा और लास्ट में -20 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1850 रुपया है। 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2850 रुपया है। 2 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इक्वेशन बनाना ही होगा। मान लेते हैं ये जो कुर्सी है इसका मूल्य कितना है x रुपया है और ये जो मेज है इसका मूल्य कितना है y रुपया। तो पहला क्या इक्वेशन बनेगा, 3 कुर्सी है तो 3x प्लस 2 मेज है तो 2y और इन दोनों का योगफल कितना होगा 1850। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा 5 कुर्सी 3 मेज तो यहाँ पर बनेगा 5x + 3y बराबर दोनों का प्राइस कितना है 2850। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पूछ रहा है 2 कुर्सी और 2 मेज, यानी दोनों का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो किसी एक को इक्वल बना के कटा लीजिए। तो यहाँ पर y को इक्वल बनाना आसान है, ये 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे और ये 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे और इसको घटा देंगे पहला में से दूसरा को। तो ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा और कट जाएगा, हटा दीजिए इसको। x वाला 3 या 9x, इधर 5 दूना 10x, तो 9 में 10x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। और राइट साइड 1850 × 3 ये कितना होगा 5400 और इधर 150 यानी 5550। ठीक है, एक 5 और आएगा, उसमें माइनस करेंगे 2850 का 2 गुना तो ये आएगा 56 1 5700। तो -x बराबर इसको घटाइए 150 आएगा नेगेटिव, तो माइनस तो दोनों तरफ से हट जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया 150। अब y का निकालना है तो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये आएगा 150 का 3 गुना 450 उस तरफ जाएगा तो 2y का वैल्यू 1850 माइनस का 450। y का वैल्यू कितना आएगा, ये घटाने के बाद 1400 और उसको ये 2 से डिवाइड करना होगा तो ये आएगा 700। अब 2 कुर्सी है 2 मेज है, कुर्सी को x माने तो इसका 2 गुना 150 का 2 गुना 300 हो जाएगा, उसके बाद 700 का 2 गुना 1400 हो जाएगा। कुल मिला के 1700 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मानेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के साथ हल करना होगा। 12.89 इसको आप 13 लिख सकते हैं। देखिए 0.5 से अगर ऊपर वैल्यू है तो उसको 1 काउंट करेंगे और 0.5 से अगर कम है तो वो 0 ही काउंट होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर 0.89 है तो एक बढ़ा दिए 13 हो गया। यहाँ पर देखिए 0.5 से कम है तो ये 3 ही रहेगा।
गुना 84.95 ये 85 हो जाएगा, भाग 5.07 ये 5 ही रहेगा, माइनस 23.88 ये 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। ये भाग है पहले कर देंगे 5 से ये 17 बार में, और 17 या 51 प्लस 13 54 10 64 हुआ, ठीक है। उसमें ये 24 माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 40। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 70 है, 28 है, 42 है। एलसीएम निकालना है, मतलब क्या एलसीएम इन तीनों नंबर से कटनी चाहिए। ऑप्शन से कर लेंगे। ये देखिए 42, 42 मतलब क्या 7 गुना 3 गुना 2, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल चेक करना आसान है। अंकों का योगफल 3 से कटनी चाहिए। ये 8 हो रहा है, नहीं कट रहा। 6 हो रहा है, कट रहा। 8 2 10 हो रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ 7 हो रहा है, नहीं कट रहा है। एक ही बार में आंसर आ गया 420 इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए 2 पाइप ही है, आप आराम से ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पर पहला का टाइम 15 है, दूसरा का 20 है, तो 15 गुना 20 कर देंगे, और एक भरने वाला है एक खाली करने वाला, तो दोनों का अंतर यहाँ पर देंगे 5, कटा देंगे इसको 3 बार में। 3 गुना 20 60 मिनट इसका आंसर होगा। और बेसिक तरीका आप जानते हैं एफिशिएंसी निकालकर, पहला 15 है, दूसरा 20 है, तो एलसीएम मान लीजिए टैंक का टोटल कैपेसिटी 60 डिवाइड करके निकाल लीजिए, ठीक है। आगे इसका मान ज्ञात करना है, सॉल्व करिए। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 9 में से 7 घटा 2, उसके बाद ऑफ है तो ये क्रिया पहले होगा, 3 दूना 6 आ गया इसका वैल्यू। इसके बाद भाग है तो 7, ये 6 से काट दीजिए इसको 12 बार में। अब यहाँ पर सॉल्व करना, तो 6 दूना 12 आ जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 8 है, तो इसको फ्रेश करके लिखिए। 12 शुरू में है और ये 12 माइनस में है, उसके बाद प्लस का 8 है, ये 12 माइनस और प्लस कट जाएगा, कुल मिला के 8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे इसका मान ज्ञात करना है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, बीच में माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या होगा देखिए 10 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा गुना में है, ये आएगा, तो कॉस थीटा तो कट ही जाएगा, बचा क्या साइन थीटा, उसमें साइन थीटा माइनस होगा, तो कुल मिला के ये वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया आपका 0, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 0 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे इसमें क्या कह रहा है कि 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का आयात 2018 में ए और ई प्रकार के उत्पाद के औसत आयात के बराबर है, ठीक है। देखिए कह रहा है 2018 में ए और ई का औसत, 2018 है रेड वाला, ए है यहाँ पर और ई है यहाँ पर, तो ए का 30 है और ई का कितना है 20 है, तो 30 प्लस 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, यानी एवरेज आ गया 25। अब ये कह रहा है कि 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का आयात 2018 में इन दोनों के एवरेज के बराबर है, तो आपको देखना है कि ये ब्लू वाला में कहाँ पर 25 है। अगर देखें तो यहाँ पर है 25, ये किसका है बी का, तो बी उत्पाद इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, ठीक है 2 होती है, आप इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ठीक है 2,20,000 रुपये की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में, ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 27,600 रुपया लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा लौटाई गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए टोटल मूलधन कितना रुपया है 2,20,000 लिखते हैं यहाँ पर। अगर इस पर हम लोग ब्याज कैलकुलेट करें तो ब्याज कितना मिल रहा है इसको 8% का, तो एक वर्ष के अंत में कितना का ब्याज बनेगा 2,20,000 का 8% हो जाएगा 22 अट्ठे 176, उस पर 2 जीरो यानी 17,600 रुपया, ठीक है। अब ये जो मोहन है ये पहले वर्ष के अंत में मूलधन के एवज में 27,600 रुपया लौटाता है, यानी ये 27,600 रुपया देता है और कहता है कि ये जो है आप मूलधन में माइनस कर दीजिए, हम ब्याज आपको बाद में देंगे, ये 17,600 रुपया। तो आप क्या करिए ये 27,600 ये मूलधन में से माइनस कर दीजिए, जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 यहाँ पर 4 यहाँ पर 2
और यहाँ 11 में से 2 घटा 9, 1,92,400 रुपया मूलधन बचा है अगले वर्ष के लिए। ठीक है, अब अगले वर्ष भी ब्याज कैलकुलेट होगा, कितना, 8%। तो इसका आप 8% निकालिए तो कितना आएगा, ये जीरो तो समाप्त हो जाएगा परसेंटेज के लिए। 8 चौके 32, बचा 3, 8 दूना 16, 3 19, बचा 1, 19 अट्ठे 152, 153, यानी 15,392 रुपया ये सेकेंड ईयर का ब्याज है। और इसको सेकेंड ईयर में ही टोटल भुगतान करना है, तो कितना लौट आएगा अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए, पहला साल का जो ब्याज बकाया है वो देगा, और दूसरा साल जो ब्याज बना है ये देगा, और दूसरा साल जो मूलधन था वो देगा, यानी ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये तीनों का योगफल इसको देना होगा। तो जोड़ लीजिए, इसको यहाँ पर ले आते हैं, 1,92,400। ठीक है, अब सबको जोड़िए। देखिए लास्ट में 92 आ रहा है, 92 के साथ एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। आगे, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। किरण की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखिए कमल और किरण का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो क्या है, 4:5 है। और 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष है। अगर हम लोग वर्तमान में कमल की आयु जानना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 माइनस करना होगा, तो आयु निकलेगा 24 वर्ष। तो ये पहला है कमल का, यानी ये 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24 साल। कितना गुना, 6 गुना, तो ये 5 यूनिट का भी 6 गुना करेंगे तो 30 साल इसका आयु आएगा किरण का वर्तमान। और किरण का ही वर्तमान हमसे पूछा जा रहा है, तो 30 साल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे, ये समीकरण, इसका विविधतर ज्ञात करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। B² माइनस 4AC फॉर्मूला होता है। इस तरह का सवाल एक हम लोग अभी कर चुके हैं, तो आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए। आगे, कोई व्यक्ति 2800 रुपया में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप 2800 में 30% इसका निकाल के घटा दीजिए, कितना होगा, 2800 माइनस 28 या 84, यानी 840 इसमें माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 1960। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं, 2800 का 0.7 गुना, क्योंकि 30% का नुकसान है तो 70% मिल रहा है, 70% का 0.7 भी बोल सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट गुना करके भी आंसर दे सकते हैं। आगे, यदि ये है तो x का मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या होता है, बीच वाले दोनों का गुणनफल अंतिम दोनों गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 12 गुना x बराबर हो जाएगा 60 गुना 13। तो 12 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5 गुना 13 65। ऑप्शन नंबर 4। आगे, यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उनके प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समबाहुभुज के बाह्य कोण निकालने के लिए 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड करना होता है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ दिया है 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 30 डिग्री इसका प्रत्येक बाह्य कोण आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे, इसमें कह रहा है कि 2016 में Q और R प्रकार के टेलीफोन का औसत आयात 2015 में किन प्रकारों के टेलीफोन के औसत आयात के बराबर था। तो 2016 का Q और R देख लीजिए आप। 2016 कौन सा, ये वाइट वाला। ठीक है, तो 2016 में Q और R का देखना है। Q यहाँ पर है, R यहाँ पर है। 16 का आयत एवरेज कितना होगा, 32 और 28, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 30। अब देखना है आपको 2015 में कहाँ पर एवरेज 30 हो रहा है। ठीक है, 30 मतलब क्या, अगर एवरेज 30 है तो योगफल 60 होना चाहिए। देख लेंगे, ऑप्शन देख लीजिए सबसे अच्छा, Q R। Q यहाँ R है, इन दोनों में देखें तो 28 और 30 योगफल 58 हो रहा है, आंसर नहीं होगा। उसके बाद है ST, S यहाँ पर है, T यहाँ पर है, इसमें देखिए 34 और 26 योगफल हो रहा है 60, एग्जैक्ट, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद, ठीक है, प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है। तानवी का वेतन कितना है? देखिए 80% अगर वो खर्च करती है तो 20% वो बचाती है, जबकि रुपया में वो 5,000 बचाती है, तो 20% का वैल्यू 5,000 होगा। वेतन निकालना है, यानी 100% का वैल्यू कितना होगा, कि 20 का 100, 5 गुना, इधर भी 5,000 का 5 गुना करिए तो 25,000 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आगे, इसमें क्या कह रहा है कि टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से 100 उपनामों का चयन किया जाता है, और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला से अक्षरों की संख्या का बारंबारता बंटन निम्नानुसार प्राप्त होता है। उपनामों में अक्षरों की संख्या की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है।
तो माध्यिका निकालने के लिए ये क्या है आपका वर्ग अंतराल और ये है क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलता है, यहाँ पर 6 लिखेंगे 6, उसके बाद 6 में 30 जोड़िए 36, फिर 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, उसके बाद 4 जोड़ेंगे 100, ठीक है, ये आ गया। n/2 अगर निकाले तो ये कितना होगा, ये लास्ट वाला 100 उठाएंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। अब खोजिए माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग कौन सा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 50 या नहीं तो 50 से जस्ट बड़ी होना चाहिए। तो 50 तो है नहीं, उससे जस्ट बड़ी ये है 76। तो ये जो है आपका हो गया माध्यिका वर्ग। अब आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला आप जानते हैं माध्यिका निकालने का क्या होता है, L + n/2 माइनस सी एफ, नीचे एफ, ठीक है, ये सब एक साथ रहता है, गुना h। L मतलब क्या, जो माध्यिका वर्ग है उसका लोअर लिमिट वर्ग अंतराल का, ये छोटा वाला 7 वो आएगा, प्लस n/2 इसका निकाल चुके हम लोग यहाँ पर 50, तो ये 50 आएगा, माइनस का सी एफ, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाला उठाया जाता है, तो यहाँ से 36 आएगा, नीचे f जो माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे 40, गुना h, इन दोनों के बीच का गैप 3 है तो 3 आएगा, इसको कैलकुलेट करिए। तो 7 आएगा, प्लस ये कितना आ गया, घटाने के बाद 14, यहाँ 40 है तो 2 से 7 बार में, 2 से 20 बार में काट दीजिए, ठीक है। तो ऊपर हो गया 7 या 21 और नीचे हो गया 20। तो 7 प्लस ये आएगा एक बार में पॉइंट आएगा, उसके बाद 05, तो 8.05 इसका माध्यिका होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।